नमस्कार। आज हम देखते हैं नया टॉपिक CAG, ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर अपने 52 है TMH का CAG। तो सबसे पहली जो बात समझने वाली है इस टॉपिक के अंदर, ये एक तो ये है ये C क्या है? ये कंट्रोलर है, COMP। ये कंट्रोलर नहीं है, पहली चीज़ तो ये समझो आप, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कंट्रोलर M है, ये M मीन्स कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं है। तो इसका मतलब सर फिर थोड़ा फर्क हो गया दोनों में, कंट्रोलर एंड कंट्रोलर। तो और हिंदी में क्या है? भारत के नियंत्रक, नियंत्रण नहीं है ये कंट्रोलर तो ज़्यादा ये नियंत्रण करने वाला। और यहाँ पे क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल। ऑडिटर तो नॉर्मल वर्ड आप पकड़ लोगे, लेकिन मेन वर्ड है कंट्रोलर। अब क्या है? ये जो कंट्रोल तो आप समझिए, जो कंट्रोल कर सकता है वो कंट्रोलर होता है, लेकिन कंट्रोलर क्या होता है सर? ये कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर से मतलब सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे ये इसका जो जॉब है वो है पोस्टमार्टम वाला। पोस्टमार्टम वाला क्या है? जैसे पोस्टमार्टम क्या होता है? इंसान खत्म हो जाता है, उसके बाद भाई चीराफाड़ी होती है शरीर की, और ये होता है कि भाई डेथ का रीज़न क्या है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या काम करता है पोस्टमार्टम? मतलब पहले खर्चा हो गया, ठीक है, संसद में बजट पास हो गया, एग्जीक्यूटिव को परमिशन दे दी खर्च करने की। अब ये अपन ने बोला कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 13,000 करोड़ खर्च होंगे मनरेगा में, अब वो खर्च हो गए 16,000 करोड़। तो अब क्या ये सही है क्या जो ज़्यादा कर दिया? क्या इसकी ज़रूरत थी क्या? और ये 13,000 करोड़ भी जो खर्च हुए, क्या वो सही अकॉर्डिंग खर्च हुए क्या? ठीक है ना, पहली बात तो ये जो हुए वो सही थे। फिर जो 3,000 करोड़ ज़्यादा किए, क्या वो सही थे क्या? तो कहने का मतलब खर्चा होने के बाद इसका काम स्टार्ट होता है इस एजेंसी का, जिसका नाम है CAG। तो ये है कंट्रोलर, ठीक है। नियंत्रक क है, ण नहीं है, क है। तो वो क्यों? क्योंकि ये पोस्टमार्टम जॉब है, आफ्टर खर्चों के बाद, खर्चे होने के बाद इसका काम चालू होता है, ठीक। तो अभी अपन आगे देखेंगे, सारी चीज़ें वहीं समझनी है, ठीक है। तो इसलिए ये कई बार का स्टूडेंट इसको हल्के में ले जाता है शब्द कोई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको बोलते कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, खत्म हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा मतलब ऐसे, ठीक है। और ऑडिटर जनरल का तो मतलब जो मैंने बताया कि ऑडिट करना, कि भाई वो जो मैंने प्रारूप बताया उस अकॉर्डिंग आपने अकाउंट्स मेंटेन किए या नहीं किए, और वो जो खर्चा जिसके लिए संसद ने आपको अधिकृत किया था, ठीक है, पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को अधिकृत किया था, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने खर्चा किया है नहीं किया है, वो सारी चीज़ें, ये सब देखना ही ऑडिटर का काम है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है CAG, समझ गए? अब देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अपन थोड़ा सा बेस शुरू के अंदर ही समझ ले तो आगे टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट का फट खोला और आगे चलोगे तो इसे बचना अपन को। आर्टिकल कौन कौन से हैं? 148 से लेके 151। तो कितने आर्टिकल हो गए? 148, 149, 150, 151। कितने हो गए? 1 2 3 4, टोटल 4 आर्टिकल के अंदर ये पार्ट समाया हुआ है, ठीक है। ऐसे अपन को समझना। तो 148, अब देखो याद कैसे रखना है? 1 तो हो गया, और 4 और 8, तो 1 4 4 टू 8। थोड़ी गणित लगी ना कि 4 को डबल किया कि नहीं किया, कितना हुआ? तो ये हमने देखा किसने? कंट्रोलर ने, नियंत्रक ने। ऐसे ध्यान रखना अपन को। फिर किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 5 में। पार्ट 5 क्या है? जो अपन यूनियन पढ़ते हैं। तो पार्ट 5 के अंदर अपन ने देखा कि टोटल 5 चैप्टर्स हैं। जैसे पार्ट 6 के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, ये महज एक इत्तेफाक है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो याद करने के हिसाब से। और ये चैप्टर नंबर 5 में इसका वर्णन है, ठीक है। तो पार्ट 5 में यूनियन है, उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल अपन ने देखा। फिर एग्जीक्यूटिव में भी देखा, ये CAG में पढ़ा चुका हूँ। जैसे आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो नंबर 24 देखेंगे, वहाँ मिलेगा ये, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और अपन उसको ले लेते हैं आगे, चीज़ें काफ़ी कुछ तो वहीं, और जो नया अपन है वो देख लो। तो पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 5, ये से याद रखना है। अब अपन देखते हैं, कि इस इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो अपन देखते हैं सबसे पहले 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। कब? 1753 के अंदर, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि अब अपन देखो कितनी पुरानी बात है, ठीक है। तो अपन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में आए व्यापार करने के लिए। तो अभी तो देखो प्लासी भी नहीं लड़ा गया, प्लासी तो इसके 4 साल बाद लड़ा जाएगा 1757 में। बक्सर भी नहीं लड़ा गया, वो तो 1764 में लड़ा जाएगा, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। उससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इतने बड़े डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी, जो कि ये देखेगा कि जो भारत से व्यापार हो रहा है वो क्या बिल्कुल जो हमने खर्चा करने के लिए बोला था वही उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा हो रहा है। फिर जो सामान यहाँ से जा रहा है वो पूरा वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, सारा ये अकाउंटिंग का ध्यान रखना। तो कितनी बड़ी एक सोच थी, आप सोचो। मुगल्स ने कभी, मुगल्स के समय भी अपने थे, अपन जैसे जैसे देखते हैं, लेकिन इतने साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखने वाली बात चीज़ थी।
ठीक है, क्वेश्चन आता है जो अपन मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं कि व्हाट वर द रीजंस विच मेक श्योर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। वो कौन से कारण थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की भारत के अंदर सफलता को सुनिश्चित किया, उसमें ये एक था। ठीक है, एक मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, वैसे तो देखो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज हर तरह से थी उनके पास, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ज्ञाता थे, ठीक है, अपन ने फाइनेंस में देखा, ठीक है, जुडिशरी में देखा, सब कोडिफिकेशन लॉज से। पहले जो राजा ने बोल दिया, बादशाह ने बोल दिया, वो न्याय, यहाँ वो नहीं था, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, साइंटिफिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन देख लो आप, ऐसे साइंटिफिक ड्रेस कोड, साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक जुडिशरी, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ ऐसे अपन को ध्यान रखना है। फिर अपन देखते हैं इसको एक एक्ट के माध्यम से और मजबूत बनाया गया। 1860 के अंदर सीएजी एस्टेब्लिश की गई। कैनिंग उस समय वाइसरॉय थे। 1857 का विद्रोह हो गया था उसके बाद, है ना, मतलब 1857 और फिर 1860, इससे मतलब विद्रोह ये हुआ 57 में, उसके 3 साल बाद इसकी स्थापना की गई। उसमें कैनिंग वाइसरॉय थे। एज पर द एक्ट ऑफ 1858, 1857 के विद्रोह के बाद एक्ट आया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। आगे नहीं, गवर्नर जनरल वाइसरॉय महारानी को समर्गी बना दिया, सब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में पढ़ाया हुआ बिल्कुल तबीयत से, वहाँ देखो। तो उसी एक्ट के अंदर इस सीएजी की मतलब इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। फिर 1935 का जो एक्ट था उसमें भी इससे संबंधित प्रोविजन थे, जो कि मैंने 1935 वाले एक्ट में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन ने डिस्कस किया है। तो ये 3 तो अपन को देखने हैं कि ये जो टाइम लाइन में कहाँ इंस्टीट्यूशन खड़ा उतरता है 1953, 1860, 1935। अब अपन देखते हैं बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि भैया तो दे नहीं इंडिया कंपनी के, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये सीएजी। पार्ट 5 जैसे अपन देखते हैं, पार्ट 5, पार्ट 6 दे नहीं ब्रिटिशर्स की अपने यूनाइटेड किंगडम। पार्ट 6 में तो चलो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फिर भी अपन थोड़ा बहुत कनाडा का उसमें इनपुट देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट से। चलो फिर फर्स्ट सीएजी कौन, एडमंड बर्ग। अब 1860 में बने। 1860 में क्यों, अपन ने देखा कि एज पर एक्ट ऑफ 1858 1860 में स्थापित हुई थी संस्था, समझ रहे हो भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो फाइनेंस 53 में करी थी, दैट इज ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसको फिर स्टैट्यूटरी एक वैधानिक दर्जा दिया गया एक्ट के तहत लाके, ये ठीक है। तो एडमंड बर्ग फर्स्ट। फिर फर्स्ट इंडियन 1947, भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद जो प्रथम भारतीय इसके बने फर्स्ट सीएजी, दैट इज वी नरहरि राव, नरहरि, नरसिम्हा नहीं है, नरहरि। और आर्टिकल 377 में क्या बोला गया था कि एजी वही जो सीएजी में अपन ने बोला, तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 377 के जो अपना आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है 377, ये पार्ट नंबर 21 के अंदर है। पार्ट नंबर 21 अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 22 पार्ट है, इसमें 21वें पार्ट में, सेकंड लास्ट पार्ट में। इस 21 के अंदर जितने भी प्रोविजन है ना, वो सारे ट्रांजिशनल प्रोविजन्स हैं। ट्रांजिशनल, संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन का मतलब क्या कि ब्रिटिशर से निकल के सत्ता भारतीयों के हाथ में आ रही थी, ठीक है, 1947 को, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त से पहले क्या था और 15 अगस्त के से और उसके बाद क्या होगा, ये सारी ट्रांजिशन जो प्रोविजन है दैट आर इन पार्ट 21। ट्रांजिशन आ रहा है 2 से 1, ठीक है। पहले 2 ब्रिटिशर्स इंडिया लड़ते रहते थे, ठीक है, हमें दो, ठीक है। अब एक ही सत्ता है, भारत, सॉवरेन स्टेट, ऐसे, ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रोविजन आर मेंशन इन पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखो ट्रांजिशन हुआ ना, इसमें सब यही है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी नोन एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसे, वाइसरॉय विल बी नोन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें। तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विल बी नोन एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेंशन इन, मतलब ऐसा किसमें मेंशन है, पार्ट आर्टिकल नंबर 377, जो कि पार्ट 21 का हिस्सा है। समझ गए, ये ट्रांजिशन प्रोविजन सारे पार्ट 21 में है। तो कई बार इसी तरह क्वेश्चन भी आता है, तो ऐसे हमको पार्ट 21 की जो स्पेशलाइजेशन है वो पता होना चाहिए। फिर अब देखते हैं प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में जो सीएजी है इंडिया की, दैट इज 29th है सीरियल ऑर्डर के अंदर, और वो कौन है, अपने के संजय मूर्ति, ठीक है, आईएएस हैं। और ये नवंबर 2021 से ये वर्तमान में, जब अपन जनवरी 2026 फरवरी में इसको पढ़ रहे हैं, मार्च में पढ़ रहे हैं, तब वही है। अब देखो पहली चीज़ देखो यहाँ पे आईएएस, अभी मैं आपको एक संस्था से इसका डिफरेंस बताऊंगा, वहाँ आईएएस हेड नहीं है सीजीए के अंदर, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो सीएजी कौन किस कैडर के होते हैं, आईएएस कैडर के होते हैं, ठीक, ऐसे हमको देखना। और बाकी नीचे का जितना भी स्टाफ है, जैसे ऑडिटर जनरल, मतलब ये तो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, फिर इसके नीचे ऑडिटर जनरल होते हैं, सीनियर ऑडिटर जनरल, डिप्टी एजी, ऐसे सारा, तो वो सारे अपने इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस से होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। ऑडिट, सिविल अकाउंट, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस,
ये IAS, जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर आता है, मैं बताऊंगा, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, अब अपन तो चल रहे हैं CAG पे ना, तो CAG की अभी वर्तमान में ये और IAS होता है हेड। ठीक है, CAG हेड है इंस्टीट्यूशन का, और वो कौन होता है, वो IAS होता है। अपॉइंट कौन करते हैं CAG को, राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखो, प्रेसिडेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सिंगल मेंबर बॉडी है। सिंगल मेंबर का मतलब कि सिर्फ ये चेयरमैन ही है, इसके अंदर और कोई मेंबर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की तरह नहीं है, ये UPSC की तरह नहीं है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह नहीं है, ये फाइनेंस कमीशन की तरह नहीं है। समझ गए, ये सिंगल मेंबर है क्या, कि केवल इसके अंदर चेयरमैन ही होता है, वन मैन शो। ये आप देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आप स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इसको पढ़ो। क्या है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है ना, नियंत्रक है ना, इसको हमेशा कै पे ध्यान दिया करो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण नहीं बोलना, बिल्कुल एक कंसाइज माइंड से अपन को पढ़ना है, जगी हुई नजरों से। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इनमें से क्या है, क्या इंडियन ऑडिट, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज व्हाट, क्या वो 3 मेंबर है, क्या वो 6 मेंबर है, क्या वो सिंगल मेंबर है, या 2 मेंबर है उसमें। तो क्या है इसका आंसर, अपने ये सिंगल मेंबर ये बॉडी है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ये क्या होता है, अभी अपन आप पढ़ रहे हो तो बहुत ईजी रहता है, लगता है, लेकिन क्या होता है जब ये क्वेश्चन आता है और जब अपन एक बार बोझ तो जब जाते हैं, टोटल 22 पार्ट अपन को पता होते हैं, तो पूरे 93 चैप्टर्स अपन ने TMS के पढ़े हुए रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे इसमें अपन को कॉन्फिडेंस शेक होता रहता है। समझ रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस शेक नहीं हो तो देखो उसको याद करने के लिए देखो मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया आर्टिकल नंबर 148 बताया, अभी जस्ट अभी जब चालू किया था अपने ये CAG वाला चैप्टर, तो ये आ गया ना सिंगल मेंबर। फिर और मैं बताऊं, अभी मैंने ट्रांजिशन कालीन जो बताया था वो अपने आर्टिकल नंबर 377, वो कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 21, तो मैंने बताया 2 सत्ता से 1 सत्ता हो गई CAG, 2 सत्ता मतलब ब्रिटिशर्स और इंडियंस से, फिर 1 सत्ता हो गई सिर्फ इंडियंस, तो ये इंडियंस ये सिर्फ 1 सत्ता बन गई अपने, ऐसे वन मैन शो। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ये जैसे मेरे को याद है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यूं। फिर अपन आगे चलें कि क्वालिफिकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, तो फिर कहाँ से पता लगा कि ये आर्टिकल नंबर 148 अपन देखेंगे, अभी आर्टिकल वाइज और देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग ये सारे पावर्स एंड फंक्शंस इनके होंगे CAG के, और उसमें क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। तो ये पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, एक्ट बनाया 1972 में, उसके तहत है ना, 71 है ये, 71 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिसाइड है। फिर आगे देखते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ओथ शपथ कौन दिलाता है, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अभी अपन ने देखा था अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। फिर शपथ का जो प्रारूप है दैट इज मेंशन, ओथ का जो प्रारूप है दैट इज मेंशन इन 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही बेहतरीन चीज, ठीक है ना, ये पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो ओथ का प्रारूप है, ओथ का जो फॉर्मेट है, वो सेम ओथ किसके लिए है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और वो सेक्शन 4 या यूं कह लो फॉर्मेट नंबर 4 है, ठीक है। तो आप शेड्यूल 3 को खोल के देखो, उसके अंदर जो 4th फॉर्मेट है जिसको अपन सेक्शन 4 बोलते हैं, उसके अंदर ये है, तो उसमें स्लैश लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज / CAG के लिए शपथ है, सेम शपथ चलेगी। अब देखो, जो समझने वाली बात है, यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज लिखा हुआ है। तो मैं ये बताऊँ आपको कि CAG का जितना भी लेना देना है, अभी आएंगे अपन, 4 चीज़ों के अंदर CAG समान है बिल्कुल, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। अभी अपन देखेंगे, अभी तो आपने ओथ ही देखा है, ठीक है, अभी अपन देखेंगे ओथ के बाद सैलरी देखेंगे, देन रिमूवल देखेंगे, देन प्रेसिडेंस देखेंगे, वो सब किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट जज के, ना कि चीफ जस्टिस के। ये समझने वाली बात है अपने, तो यही वो मैंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही इनकी ओथ है। तो अपन को तो एक वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है। देखो, पहले कोई भी आता है तो पहले भैया तुमको शपथ दिलाई जाएगी, आपको शपथ दिलाई, फिर क्या है, फिर आपका सैलरी वगैरह डिसाइड होगी, ऐसे फिर आप रिमूवल होंगे, ऐसे, और रिमूवल से पहले अपन प्रेसिडेंस भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि आपके वरीयता क्रम क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी आगे चल रहे हैं अपन। तो ओथ भाई, ठीक है, ओथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और ओथ 3rd शेड्यूल में मेंशन है, समझ रहे हो, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है सबके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, औरों के साथ ऐसा नहीं है ना, तो वो आर्टिकल में लिखी हुई है ओथ, और ओथ है जो वो कहाँ है, वो 3rd शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। टेन्योर कितना है, 665, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ये 1971 वाला एक्ट जो मैंने अभी बताया इसके अंदर मेंशन है, ये वन है ना। फिर सर्विस कंडीशन एंड पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, पार्लियामेंट ने डिसाइड करी है, आर्टिकल 151 से ताकत मिली है इसको, और इसके तहत अपन ने पार्लियामेंट ने एक्ट बना 1971 उसके तहत।
ठीक है ना। अभी ऊपर मैंने ये आर्टिकल 148 बता दिया था कि 148 के तहत संसद ने कानून बनाया, वो 148 नहीं 151। ठीक है, इसकी सेवा शर्तें वेतन आदि के संबंध में संसद नियम बना सकती है। अब आर्टिकल 151 क्या बोलता है, लेकिन क्या है, लेकिन नियुक्ति के पश्चात इसकी वेतन अनुपस्थित छुट्टियों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसे अपन ने सभी में पढ़ा। कैन इट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज, है ना। मतलब क्या है डिसएडवांटेज, क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे अब इनकी सैलरी सीएजी की है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट समान 2.5 लाख रुपये प्रति माह, 2.50 लाख पर मंथ। आप डिसएडवांटेज क्या होता है, आप इसको अगर कम करोगे ना तो ये डिसएडवांटेज है, बढ़ा सकते हो आप, है ना। इन कैन नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, लाभकारी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लाभ तो बढ़ने से होता है, ऐसे है। ठीक है, तो ये सारा है, ये एक्ट का मैंने लिंक दे रखा है, एक्ट आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसमें सारी चीजें। फिर आगे सैलरी की बात अभी क्या सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अपन ने देखा था यार, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ मेंशन है, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ मेंशन है, और सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है, वेतन मेंशन है। भाई टोटल अपने 12 शेड्यूल हैं। फर्स्ट के अंदर अपन देखते हैं इंडियन स्टेट, सेकंड के अंदर अपने क्या 2 वेतन 2 पैसे, तो ये वेतन आ गया। 3 के अंदर शपथ है, 4 के अंदर असम सीट है, ऐसे। ठीक है, तो ये अपन को क्या देखना है, हाँ यहाँ सैलरी तो पहले देखा अपन ने सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। फिर वो सैलरी किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। भाई अभी अपने देख रहे सर आपने शपथ भी समान बताई थी, बिल्कुल सैलरी भी समान, और वो है कितनी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और वो कहाँ से दी जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। और ये जो सैलरी वगैरह जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूट फंड का, वो क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, मतलब नॉन वोटिंग होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब उसके ऊपर संसद में किसी प्रकार का मतदान नहीं हो सकता। समझ गए, ये चीज है, पढ़ा है मैंने पार्ट 5 में सारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रेसिडेंसी आएगा, है ना, PRECEDENC, प्रेसिडेंस का मतलब कि जैसे अपन जितनी भी डिग्नेटरीज हैं इनका जो वरीयता क्रम है, जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं RUP, रूप में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे। ठीक है, यू रूप। तो ऐसे प्रेसिडेंस में किस नंबर पे आते हैं, ये 9A पे आते हैं, मतलब एक तो है 9 एंड देन है 9A। ठीक है, तो 9A पे आते हैं। तो इसका जो मैंने आपको क्लू बता रखा है, देखो वो क्या है, न्याय वचन सेवा नियंत्रण। ये न्याय तो क्या है, ये न्याय तो है सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस तो ऊपर आते हैं 5वें नंबर पे। ये 9A पे ये है 9 पे तो ये है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, ओनली न्यायाधीश। मैं बार बार कह रहा हूँ, CAG का जो लेना देना है सुप्रीम कोर्ट के किस हस्ती से लेना देना है, जज से लेना देना है, न्यायाधीश से, ना कि मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है CAG का। ठीक है, तो ये न्याय वाला तो हो गया 9, प्रेसिडेंस नंबर 9। और ये वचन सेवा नियंत्रण है, ये है 9A। वचन क्या है, निर्वाचन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सेवा क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, और नियंत्रण ये नियंत्रक करो, है ना, नियंत्रक। तो सेवा वचन नियंत्रक, ऐसे अपन को एक सीधा ये एक फ्लो में याद रह जाता तो थोड़ा अच्छा लगता है, कंफ्यूजन नहीं होता। 9A ये प्रेसिडेंस में अपन समान है। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको करते हैं, रिजाइन करते हैं तो किसको संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं अपना रेजिग्नेशन। त्यागपत्र किसको होता है, राष्ट्रपति को। फिर हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया जो किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान जो प्रक्रिया है उसके समान है। और उसमें किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, मैंने सारा बता रखा है। लोकसभा में आएगा, लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। लोकसभा में आ रहा है तो 100 का यस, राज्यसभा में 50 का यस। स्पीकर को देंगे, स्पीकर कमेटी बनाएंगे, फिर वो जो चार्जेस सिद्ध होते हैं तो फिर कार्रवाई चालू होगी। स्पीकर चाहे तो वो कमेटी नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर जब पास होता है तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी क्या, कि टोटल का 50% एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ये यस होना चाहिए। तो दूसरा उसमें जाता है, सी मेजोरिटी से पास होएगा, ऐसे। ठीक है, दूसरा हाउस के अंदर कमेटी नहीं बनती, कमेटी सिर्फ जो भी हाउस में यस हो गया उसी में बनती है, दूसरा हाउस में सिर्फ वोटिंग होती है, तो हटाया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी। हटाने के जो ग्राउंड है वो क्या है, दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर और अयोग्यता, इनकेपेबल। ठीक है, इन ये 2 चार्जेस के ऊपर इसको महाभियोग नहीं बोला जाता है। महाभियोग शब्द जो है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यूज है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अपन ने यहाँ देखा इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज की, इक्वल सुप्रीम कोर्ट के जज के समान क्या क्या है CAG से संबंध में। एक ओथ है, मैंने बताया था, तो इसमें लिख लो टोटल 4 चीजें। एक ओथ है, दूसरा सैलरी मैंने बताया, तीसरा रिमूवल है। इसके बीच में यहाँ लिख लो एक क्या, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस भी मैंने बताया। अब देखो प्रेसिडेंस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज का 9 है, और सेवा वचन नियंत्रण जो है वो है 9A। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना अपन को, 9 है। ठीक है, तो सेम ही है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आप ये मत समझो कि 9 ऊपर है 9A नीचे, नो, बिल्कुल सेम। समझ गए, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है ये प्रेसिडेंस में किसकी इक्विवेलेंट है CAG, ऐसे।
तो देखो सीएजी वाला मैं आपको बताऊं ये टॉपिक क्या है, देखो ये टॉपिक दिखता ईजी है लेकिन इसके अंदर इतनी गहराई है, इतनी समझदारी से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा जिसकी हद नहीं है। ऐसे क्या कई जो चैप्टर तो क्या सामने सामने से दिखते हैं कि ईजी है, टिपिकल है, इस पट्टे में ऐसा नहीं हुआ। ये दिखता ईजी है और निकलता कुछ है ये मतलब ये छुपे रुस्तम वाले चैप्टरों में से एक है। और ये जो ऐसा मेरा सोचना है ना, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरा ऐसा सोचना है और आज भी मेरा यही सोचना है इस चैप्टर को लेके, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे, इस चैप्टर की गहराई पता नहीं लगती और मेंस में तो बहुत से सवाल आते हैं इसके ऐसे, क्योंकि ये क्या है मैं बताऊँ गहराई पता नहीं, ये बाहर से लगता है कि यार ये मुश्किल से 5 फीट है और 5 फीट छोड़ो आप 5 मीटर्स भी कम है इसकी गहराई में होता हूँ, 5 मीटर्स 15 फीट्स, ठीक है ऐसे है। तो चलो कोई नहीं, अब मैंने बता दिया ना आपको पानी गहरा है अब तो समझ के चलो खैर कोई नहीं, आप अच्छे करते हो तैयारी, मुझे पता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट, ये 3 चीज़ें इसके अंदर है। फिर आगे चलते हैं अपन फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शंस क्या क्या है कैसे क्या है। आ जाओ फंक्शंस लिखे हुए किसमें, पहले आर्टिकल नंबर 149 में, और वह इस पर जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया 1971 का। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके फंक्शंस नहीं लिखे हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो आर्टिकल नंबर 149 में ये लिखा हुआ है कि भाई संसद कानून बना सकती है, उसके तहत संसद कानून बना है, ठीक है ऐसे 149 में 151 में सारा ऐसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है, हर कमीशन का अपना ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंस कमीशन का मैंने क्या बताया था, आवंटन करना, मोस्ट प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। और यहाँ प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट्स यूटी हैविंग स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पहले तो यहाँ तक समझो कि ऑडिट और रिपोर्ट, ऑडिट करना और फिर रिपोर्ट करना, रिपोर्ट भेजते हैं अपने राष्ट्रपति को, अपन देखेंगे किस पे, सभी एक्सपेंडिचर्स पे जो कि कहाँ से हुए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हुए हैं, आगे कंटीजेंसी फंड से भी देखता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हुए हों, किन के, इंडिया के देखते हैं, स्टेट्स के देखते हैं और यूटीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूटी, कौन सी यूटी, जिनके अंदर विधानसभाएं ऐसी 3 ही है, दिल्ली, पौंडीचेरी और अपने जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब सबसे बड़ी गहराई यहाँ छुपी हुई है जिसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट चक्री हो जाते हैं। कैसे, तो देखो पहले तो एक तो यूटी वाला चीज समझना अपन को, और दूसरी चीज क्या समझनी है, मैंने यहाँ पे लिखा नॉट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम नहीं है इसका भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ ऑडिट का, ठीक है। तो पहले तो एक समझो यहाँ अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है सीएजी का। अब आगे एक चीज और समझो आप क्या है, अभी मैं बताऊंगा अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, आप घबराओ मत, ठीक है, अभी बताऊं, पहले आप एक लाइन और पढ़ लो आगे। आर्टिकल 150 ये बोलता है, अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म्स एज द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी प्रिस्क्राइब। कहने का मतलब क्या है कि भैया यूनियन और स्टेट्स और यूटीज को किस फॉर्मेट में अपने खाते मेंटेन करने हैं, ये फॉर्मेट कौन बताता, ये लिखा हुआ ना, सच फॉर्म्स किस फॉर्म में रखने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक वेल नोन जो अकाउंट होता है वो P&L अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कि सारे खर्चे लिखे जाने, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर आज फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे लिखा करंट एसेट्स, ठीक है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर फॉर्म में जो होता है फिर उसका फॉर्म बताना, फिर अपन लिखा करंट लायबिलिटीज। तो ऐसा नहीं हो सकता कि करंट लायबिलिटीज ऊपर आ जाए करंट एसेट नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये फॉर्मेट मैंने बता दिया ना भैया, ये फिक्स है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एक अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर होती है बैलेंस शीट। तो इन तीनों का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भैया डिसाइड कौन करेगा, ये फॉर्मेट बताया तो प्रेसिडेंट ने, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस किसने दी है, सीएजी ने दी है। तो यहां से अपन ने 2 चीज समझ ली, एक तो ऑडिट और एक ये प्रारूप डिसाइड करना, ये प्रारूप डिसाइड करना, ये काम किसका है, ये काम सीएजी का, समझ गए। अब भैया मैंने तुमको ये बोला था कि तुम पहले एसेट लिखोगे फिर लायबिलिटीज लिखोगे, अब ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हुआ या नहीं हुआ, ये कौन डिसाइड करता है या ये कौन चेक करता है, ये चेक करता है भैया ये सीजी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इंश्योरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। क्या पढ़ो ये लाइन, अभी चीज आएगी ये आगे, मैं बता रहा हूँ, अच्छे घूम जाते हैं वो लाइन है ये। सीएजी प्रिस्क्राइब द फॉर्म एंड, मतलब सीएजी प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स एंड सीजीए एंश्योर्स इज इम्प्लीमेंटेशन। सीजीए क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नीचे आगे आएगा ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर, ये आएगा देखो सीजीए मैंने आगे लिख रखा है सारा, ये सीजीए पूरा बता रखा है, सीजीए है क्या क्या नहीं है, ये सीजीए है, ठीक है। ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर तो सीएजी में है, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजी है आएगा,
ठीक है ना। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा आप समझ लो, कोई उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पकड़ के रखो बस चीज़ को, और उससे अपन को अपने आप को बांधे रखना है। क्या, अपन ने एक देख लिया ऑडिट, एक अपन ने देख लिया फॉर्म्स। ऑडिट कौन करता है? सीएजी करेगा। फॉर्म्स कौन डिसाइड करेगा कि किस फॉर्म में अकाउंट्स मेंटेन होंगे? सीएजी डिसाइड करेगा। अब उस फॉर्म के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं नहीं हुए हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ये सीजी डिसाइड करता है। ठीक है ना। ये एंश्योर्स इट्स इंप्लीमेंटेशन किसका? अकाउंट्स के फॉर्मेट का, ये फॉर्म का। समझ गए? ऐसे। फिर आगे क्या लिखा? फिर इसी लाइन को अपन आगे और चर्चा करेंगे। अभी तो अपन ने बेसिक देखा है, तो बेसिक में आप घूम गए ना, इसका थोड़ी सी गहराई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दिखता है पानी 5 फीट गहरा है, गहराई काफ़ी है, संभल के चल प्यारे। अगला देखो फंक्शन क्या है? टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक एंड पब्लिक अकाउंट्स। ये पब्लिक अकाउंट्स क्या होते हैं कि जैसे आपने नाम सुना होगा कि पीएम वेलफेयर फंड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह की और फंड जैसे जो होते हैं जिनसे पैसा निकलता है, जिनमें पब्लिक का पैसा आया हुआ और वहाँ से निकलेगा, दे ऑल आर पब्लिक अकाउंट्स। तो ये वर्ड अपन को ध्यान रखना है, पीए। फिर टू ऑडिट एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने बताया। रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्रीज। अभी मैंने जैसे मनरेगा का एग्जाम्पल लिया, अब तो वो बीबी हो गया आपने, विकसित भारत जी राम जी, ठीक है ना। ये ठीक है, ये विकसित भारत जो मनरेगा होगा था, तो बीबी जी राम जी, ठीक है। तो ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपने जल जीवन मिशन में अपन करप्शन देखते हैं। ये कारगिल जो कोफिन स्कैंडल हुआ था, उस समय अपने जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री थे, ये सारे सीएजी नहीं करे हुए एक्सपोज। फिर 2G स्कैम है, फॉर्डर स्कैम है, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, इनमें सब में जो एक्सपोज किया है वो सीएजी नहीं किया है ना, कंप्ट्रोलर अकाउंट ने एक्सपोज किया उनको। क्यों? क्योंकि ये पोस्टमार्टम का जॉब है इसका, ऐसे। फिर टू ऑडिट एंड रिपोर्ट्स ऑन द गवर्नमेंट कंपनीज। ये गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? जैसे फॉर जिस पर अपन पढ़ते हैं महारत्न, मिनी रतन, नवरत्न, ये वो। फिर कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर मेड बाय द पार्लियामेंट, जो ऐसे कॉर्पोरेशन जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्थापित किए गए हैं, वो महारत्न में आते हैं सारे। ठीक है। फिर टू ऑडिट एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑथोरिटीज बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया। कोई ऐसी बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया से पैसा मिल रहा है, उसकी ऑडिट करते हैं, ठीक है, खर्चे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर टू ऑडिट ऑन रिपोर्ट्स ऑन ग्रांट्स एंड लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के अनुसार ग्रांट दिए गए और फिर उस ग्रांट के अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं किया, वो सारा ये देखते हैं, ठीक है। ये फिर देखो क्या है? इंटरेस्टेड ऑडिट्स। इंटरेस्टेड क्या है? कि सौंपा गया कि आप इन ग्राम पंचायतों की इनकी ऑडिट करो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की। ये वैसे नहीं करते हैं। इंटरेस्टेड मतलब राष्ट्रपति ने स्पेशल कार्य इनको सौंपा है, सिर्फ वही, ऐसे रूटीन में नहीं करते। ये चीज समझने वाली बात है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अंडर लोकल बॉडी अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट्स, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये आया जो मैंने ऊपर आपको बताया ऑडिट, एंड एक ये फॉर्म्स जो डिसाइड करने वाली फॉर्म्स, अकाउंट्स की फॉर्म्स को डिसाइड करता है कौन? सीएजी। और इसके अकॉर्डिंग काम, फॉर्म्स को आपने मेंटेन किया है या नहीं किया है, वो उस पर काम करते हैं सीजीए। सीएजीज कंट्रोलर ऑडिशनल, और सीजीएस कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो अकाउंटिंग देखता है सीजीए। डिफरेंस क्या है सब देखेंगे अभी आगे। अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो। इसमें एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा है, ये वाला, ठीक है। ये एक फंक्शंस में आप ये लिखो कि अपने शेड्यूल 6 में अपन देखते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 बहुत बेहतरीन से समझाइए मैंने आपको। तो शेड्यूल 6 वाले जो स्टेट्स, 4 स्टेट्स, उनके अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसकी ऑडिट स्वायत्त जिले में क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल की निधियों और लेखों परीक्षण कौन करेगा? सीएजी करेगा, ठीक है। ये फंक्शंस में अपन को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 6 के अंदर जो 4 स्टेट्स मेंशन है, उनके अंदर एडीसी बनी हुई है, एडीसी प्लस आरसी, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, रीजनल काउंसिल, ऐसे, ठीक है। उनकी ऑडिट कौन करता है? उनकी ऑडिट अपने सीएजी करता है, ठीक है। और ये 4 स्टेट्स को मैंने आपको बार बार बताई है, देखो अपन इसको पढ़ते हैं AMMT, ठीक है। तो ए से तो क्या आपने आसाम, एम से मेघालय, ठीक है, देन एम मिजोरम, और टी से त्रिपुरा। कहने का मतलब क्या है? इसमें मणिपुर नहीं है। तो मैंने आपको याद भी कराया था क्या कि आप यूँ मान के चल लो कि जो अपने शेड्यूल एरियाज हैं, तो कोई भी शेड्यूल एरिया या यूँ मान लो शेड्यूल ट्राइब नहीं है मणिपुर, जबकि है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए,
ठीक है ना, क्योंकि एमएमटी में क्या होता है, देखो कई एमएमटी जब अपन हाईकोर्ट्स में पढ़ते हैं तो वो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है जहाँ हाईकोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है, और 2013 में। और ये एमएमटी जो है ये क्या है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो कई जगह एम से मणिपुर बन जाता है, कई जगह एम से मिजोरम बनता है, तो वहाँ अपन को ध्यान देना है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए कि मणिपुर नहीं है तो याद रखो मणिपुर में एसटी नहीं है, कि शेड्यूल एरिया नहीं है कहने का मतलब ये, जबकि शेड्यूल ट्राइब तो वहाँ है ही। तो अपन देखते हैं मेती समुदाय जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट जो कि मतलब पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी से संबंधित जहाँ वो हुआ, मेती समुदाय को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ, सुप्रीम के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, इनर लाइन परमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा मणिपुर से लेना देना है, काफ़ी मीडिया के अंदर आया, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेट्स के अंदर जो 4 स्टेट्स शेड्यूल 6 के अंदर मेंशन तो 4 स्टेट्स हैं, उनमें जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल है उनका ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है। तो ये फंक्शन अपन को ध्यान में रखना है, ठीक, ये चीज़ है। अच्छा क्वेश्चन ये था। फिर बाकी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं वो नॉर्मल क्या क्या है देख लो एक बार, कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों व्यय की समीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, नियंत्रक नहीं है, नियंत्रण नहीं है, नियंत्रक है हिमालय का परिषद। भारत का नियंत्रण हिमालय का परिषद किसके के लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षण के रूप में है, संघ और राज्य सरकार दोनों की ऑडिट करता है, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्म्स डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन सेंटर के लिए जो अकाउंटिंग का जो काम करता है वो कौन करता है, वो सीजीए करता है। अभी मैं बताऊंगा आगे। स्टेट्स के लिए तो ऑडिट प्लस सीजीए का दोनों काम जो है वो सीएजी करता है, और जबकि सेंटर के लिए अलग अलग, अभी आगे आएंगे मैं बताऊंगा सारी चीज़ें उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षण जो ये सीएजी करता है उसका मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है। तो व्यय तो सीधी सी बात है, जो अपन देखते हैं कि पार्ट 5 के अंदर 3 स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेन तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर के हेड होते हैं और फिर डिपार्टमेंट्स को परमिशन देते हैं कि आप खर्चा करो। तो भाई इन्हीं के खर्चों के ऑडिट के लिए ही मेन है सीएजी, ठीक है। तो किसके व्यय पर नियंत्रण करता है, कार्यपालिका के। तो अपन जैसे एक टॉपिक भी आता है मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, उसमें अपन ये देखते हैं, जिसमें अपन मोशंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसे ही ये सीएजी देखते हैं, कंट्रोल करना है एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल बनाता है, ठीक है। ये तो ये देखो एग्जीक्यूटिव के खर्चों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर के नहीं, न्यायपालिका के नहीं, उपयुक्त सभी के नहीं, ओनली एग्जीक्यूटिव, क्योंकि खर्च करने की शक्ति मंत्री को ही है, और मंत्री क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ऐसे मतलब निकलते लेजिस्लेचर से ही हैं लेकिन वो आते एग्जीक्यूटिव के अंदर है। लेजिस्लेचर का सदस्य होना जरूरी है मंत्री को, ठीक है, बन सकता है मंत्री जो लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, 6 महीने में फिर किसी भी सदन का उसको सदस्य बनना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है अपनी, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। तो ये फंक्शन अब अपन देखें ना, अब देखो क्या है, ये जब क्वेश्चन आता है ना फंक्शंस का, तो स्टूडेंट उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाता है। तो यहाँ एक मैंने आपको, आप फंसो नहीं इसलिए मैंने एक अलग कैटेगरी डिसाइड करी, नॉट एज फंक्शन, कि इनको तो आप कम से कम एक बार पढ़ लो कि जो फंक्शन के रूप में दिखते हैं, झलकते हैं, लेकिन है नहीं भैया फंक्शन। मतलब ये वो मायाजाल, ये वो ट्रैप है जो एग्जामिनर आपको फंसाता है। क्या क्या है देख लो, टू कंट्रोल द रिसिप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेकर, एक्सचेकर मतलब ट्रेजरी। अब देखो इसमें क्या है, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाता है, पब्लिक मनी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया पब्लिक रेवेन्यू और एक्सचेकर। अब देखो ये क्यों ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक तो इसमें कहीं भी कंसोलिडेटेड फंड ये शब्द नहीं लिखा हुआ, कहीं भी इसमें कंटिजेंसी फंड नहीं लिखा हुआ, कहीं भी इसमें पब्लिक अकाउंट्स नहीं लिखा हुआ। बस वही तो कह रहा हूँ, ये मायाजाल है ये मायाजाल है, तो जो फंसना नहीं है। तो इस एग्जाम में पब्लिक मनी लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, रे यार दुनिया बहुत जालिम है, तो इसलिए पकड़ो, पब्लिक मनी लिख दिया, पब्लिक रेवेन्यू लिख दिया है, भाई कंज्यूमर फंड लिखते हैं ना, कंज्यूमर फंड पकड़ लेता, भाई यही तो है, ठीक है। एक्सचेकर लिखा है, एक्सचेकर का तो लिखता है ट्रेजरी, तो ट्रेजरी कुछ नहीं लाया था भैया अपना, तो ये सब पकड़ने, बात इतनी सी, ठीक है। फिर देखते हैं कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर, यहाँ एम पे लिखा हुआ कंट्रोलर, नोट कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर है क्या कि पोस्टमार्टम काम है इसका, तो यही होगा क्या कि मीन्स सीएजी कैन नॉट कंट्रोल स्टॉप एक्सपेंडिचर, इट कैन डू ओनली पोस्टमार्टम जॉब। मनरेगा पर भैया बजट था 13,000 करोड़ का, सरकार ने खर्च कर दिए 16,000 करोड़,
तो भैया पहली बात, आप सरकार को नहीं रोक सकते। करेगी सरकार, करेगी भाई, सरकार का मतलब क्या हो गया एग्जीक्यूटिव। आप नहीं रोक सकते एग्जीक्यूटिव को। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, यार तुम तो मुझे बताओ ये खर्च तुमने ज़्यादा क्यों किए, जब तुम 13,000 करोड़ थे तो, और क्या खर्च किए तो क्या नरेगा पे खर्च हुए क्या? भैया अपन सिर्फ पोस्टमार्टम जॉब कर सकते हैं, मतलब CAG, समझ गए? ये चीज़ समझनी है अपन को। इसलिए कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर नहीं है, ये नियंत्रण नहीं कर सकता कि नहीं 13 से ज़्यादा एक पैसा नहीं दूंगा। नो, वो तो मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी एग्जीक्यूटिव देना है कि नहीं देना है। तुम्हारा काम तो सिर्फ इतना देखना है कि भैया जो कर दिया वो सही है कि नहीं है, तुम तो इतना बता दो बस मेरे को। समझ गए प्यारे बच्चों? फिर क्या देखो, हाँ देखो, फॉर एग्जांपल इन नवंबर 2009 एज पर CAG he requested the government to amend 1971 audit to bring all private public partnership PP पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सोसाइटी गेटिंग गवर्नमेंट विद इन द एम्बिट ऑफ, मतलब ये एक रिकमेंडेशन है 2009 में जो CAG ने करी, क्या कि जितने भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हैं आजकल, जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनते हैं अपने BOT मोड में, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर मोड में, वो सारे वो PP पार्टनरशिप है, ठीक है, तो उनको लाया जाए एम्बिट में, जो अभी नहीं है। और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो खर्चे हैं वो एम्बिट मतलब CAG के कंट्रोल मतलब क्षेत्राधिकार में लाया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं है अभी। समझ गए? तो ये नोट एज फंक्शंस में ऐसे 2-3 आप याद रखोगे अच्छे फंक्शन, मेन तो 2 ही है, एक तो रिकमेंडेशन है, तो ऐसे मतलब कहने वाला इस रिकमेंडेशन हमको ये निकल के आ रहा है कि PPP जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जितनी भी हैं वो CAG के एम्बिट में नहीं है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है। सिफारिश है कि लाओ इनको, और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सिफारिश, ये चीज़ है। समझ गए? तो यहाँ तक मैंने आपको बताया चीज़ें, तो अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, देन फंक्शन देखे। अब मैं अपन शुरू में ही जैसे देख रहे थे कि यार देखो ये ऑडिट एंड अकाउंटिंग में फ़र्क है दोनों में, ऊपर अपने लाइन देखी है दोनों के अंदर, तो वो अपन अब यहाँ से एक नेक्स्ट फाइल के अंदर देखते हैं।